अदालत की तनावपूर्ण कार्यवाही के बीच एक दुबला पतला लड़का अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पकड़ एक पुरानी टूटी हुई घड़ी पर मजबूत थी। कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में वह बोला, मेरे पिता ने रिश्वत नहीं ली। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक बच्चा जिरह और दलीलों के बीच बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन इस दुस्साहसी लगने वाले कदम के पीछे न्याय की खोज की एक लंबी और कठिन यात्रा छिपी थी। यह कहानी मुंबई की एक गरीब चौल से शुरू होती है, एक बाजार में किसी की जान बचाने की घटना से आगे बढ़ती है और उन रहस्यों को उजागर करती है जो सालों से एक गोदाम में दफन थे। सच्चाई पर पर्दा किसने डाला था? एक गर्भवती महिला पुलिसकर्मी का पीछा क्यों किया जा रहा था? और एक बच्चा उन बड़ों की तरह चुप क्यों नहीं रहा, जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश थे? यह कहानी आपको हर पल स्तब्ध कर देगी। उस सुबह मुंबई की सेशन कोर्ट में एक अजीब सी खामोशी थी। दर्जनों आंखें कटघरे में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर टिकी थीं। बाहर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन ऊंची खिड़कियों से आती रोशनी भी अदालत के ठंडे माहौल को गर्म नहीं कर पा रही थी। छत से लटकते पुराने पंखे धीमी गति से घूम रहे थे, जैसे उन लोगों की भारी सांसों की लय मिला रहे हों जिन्हें किस्मत ने हाशिए पर धकेल दिया था। वह व्यक्ति राजेश कुमार सिंह, भिवंडी के सरकारी रसद डिपो के पूर्व डिप्टी सुपरवाइजर, सीधे खड़े थे। उनके हाथ पेट के सामने बंधे थे। धूप से झुलसा चेहरा और गहरी आंखें किसी सूखे कुएं की तरह शांत थीं। लगभग 4 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जहां एक किशोर लड़का सिर झुकाए बैठा था और अपने हाथ में कसकर कुछ पकड़े हुए था, यह रोहन था, 16 साल का, राजेश का इकलौता बेटा। जब से वह अदालत में आया था तब से चुप था। उसका दुबला शरीर और सांवला रंग अपने पिता जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, संदेह की आग। रोहन के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी, चाबी से चलने वाली, जिसकी एक सुई टूटी हुई थी और शीशे पर खरोंचें थीं। यह एकमात्र चीज थी जो उसके पिता ने जेल जाने से पहले आखिरी मुलाकात में उसे दी थी। जब भी वह उसे पकड़ता, रोहन का दिल दुखता। इसीलिए नहीं कि वह बंद हो गई थी, बल्कि इसीलिए कि उसके पिता ने एक बार कहा था, बेटा, जब यह घड़ी रुक जाए तो समझ लेना कि कोई सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अचानक हथौड़े की आवाज गूंजी। अदालत आरोपी राजेश कुमार सिंह को सरकारी संपत्ति के नुकसान और कर्तव्य में लापरवाही के लिए 6 साल की कैद की सजा सुनाती है। नीचे किसी ने कुछ नहीं कहा। रोहन की मां ने अपना चेहरा घुमा लिया। कुछ अधिकारी सिर झुकाए खड़े थे। केवल रोहन, जो पूरी सुनवाई के दौरान चुप बैठा था, अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने पुरानी घड़ी को हवा में लहराया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज रही थी, मेरे पिता चोर नहीं हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान होकर देखने लगे तो कुछ ने भौहें सिकोड़ लीं। जज कुछ कहने ही वाले थे कि लड़के ने आगे कहा, उस रात मेरे पिता की ड्यूटी थी, लेकिन लॉग बुक में उनकी लिखावट नहीं है। उसे बदला गया है। मैं अपने पिता की लिखावट पहचानता हूं। मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है। पीछे की सीटों से एक सिसकारी की आवाज आई। रोहन की मां ने उसकी बांह पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश की और फुसफुसाते हुए कहा, रोहन, बैठ जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन रोहन नहीं बैठा। वह गलियारे के बीच में आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं साबित करूंगा, मेरे पिता गलत नहीं हैं। किसी ने लॉग बुक बदली है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जज ने लड़के की ओर देखा, न तो गुस्से में और न ही दया से। उन्होंने एक बार फिर हथौड़ा बजाया और लकड़ी की आवाज एक बच्चे की कच्ची कसम को बीच में ही काट गई। अदालत की कार्यवाही समाप्त हो गई। उस शाम धारावी की वह चौल हमेशा की तरह उमस भरी और तंग थी। रोहन अकेले गलियारे में बैठा था। दिन की आखिरी धूप दरारों से भरे सीमेंट के फर्श पर फैल रही थी। मां रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी, जैसे उनके आंसू सूख चुके हों। रोहन ने अपने पिता की तकनीकी डायरी खोली, जो पुराने कमरे को सील किए जाने के बाद बची एकमात्र चीज थी। पहले पन्ने पर गोदाम का नक्शा था। दूसरे पन्ने पर पेंसिल से लिखी एक धुंधली लाइन थी, 3 नवंबर, गेट नंबर 6 का ताला बदला गया। कोई रिपोर्ट नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार यह वही दिन था जब उसके पिता की ड्यूटी थी, लेकिन अदालत में पेश की गई लॉग बुक में उस रात की ड्यूटी श्री गुप्ता की दिखाई गई थी, जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। रोहन को गुप्ता जी का बयान याद आया, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद मैं ही ड्यूटी पर था। लेकिन पिता की डायरी में साफ लिखा था, राजेश, ड्यूटी 3/11, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। उस रात वह सो नहीं सका। सड़क की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, टूटी हुई घड़ी पर चमक रही थी। उसने घड़ी का पिछला हिस्सा पलटा,
जहां उसके पिता ने एक छोटी सी लाइन खुरचकर लिखी थी, बेटा, बड़ों की हर बात पर विश्वास मत करना। सच्चाई किसी वर्दी की मोहताज नहीं होती। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले रोहन ने पुराने गोदाम की ओर जाने का फैसला किया। वह चौल से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, एक खाली जमीन के पास जिसे जल्द ही तोड़ा जाना था। उस जगह को टिन की चादरों से सील कर दिया गया था और अब वहां कोई नहीं आता था। लेकिन रोहन को याद था कि पीछे की तरफ एक गन्ने के रस की पुरानी दुकान के पास एक छोटा सा छेद था जिससे अंदर जाया जा सकता था। अप्रैल की चिलचिलाती धूप थी। वह पैदल चल रहा था। पसीने से उसकी शर्ट भीग गई थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह गोदाम से लगभग 100 मीटर दूर था तो सड़क के पार एक बाइक मरम्मत की दुकान से एक आदमी बाहर निकला। उसने रोहन को एक पल के लिए घूरा और फिर मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों ने रोहन को असहज कर दिया। वह रुका नहीं। जब वह टिन की दीवार के पास पहुंचा तो जैसा उसे याद था, वह छेद अभी भी वहां था, लेकिन जब वह झुका तो उसने जमीन को छुआ और पेट्रोल की गंध महसूस की। उसने ध्यान से देखा। बारिश के बाद सूखी मिट्टी पर एक ताज़ा टायर का निशान था। कोई उससे कुछ ही समय पहले यहां आया था। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, ए लड़के, कहाँ जा रहा है? रोहन पलटा। यह वही आदमी था जिसने टोपी पहन रखी थी और जिसके हाथों पर टैटू बने हुए थे। तू राजेश का बेटा है ना? सवाल सड़क पर फैली परछाई से भी ज्यादा ठंडा था। रोहन ने थूक निगला। जी, वो मेरे पिता हैं। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो सुन ले, अगर तूने पुराने मुर्दे उखाड़ना बंद नहीं किया तो तेरी मां टिफिन बेचने के काबिल नहीं रहेगी। यह कहकर वह तिरस्कार से मुस्कुराया और चला गया, रोहन को पत्थर की तरह जड़ छोड़कर। रोहन ने वापस उस छेद की ओर देखा। जमीन अभी भी गीली थी। टायर का निशान ताज़ा था। आसमान में बादल घिर आए और अचानक पहली बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। रोहन ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और टूटी हुई सुई को देखा। अचानक घड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। टक की आवाज के साथ उसका पिछला ढक्कन खुल गया। अंदर एक छोटा सा कागज 4 बार मोड़ा हुआ था, जो पानी से थोड़ा भीग गया था। उसने उसे खोला। बड़े अक्षरों में लिखा था, गुप्ता जी से ठीक से पूछो। वो उस रात ड्यूटी पर नहीं थे। घड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन सच्चाई ने चलना शुरू कर दिया था। घड़ी के अंदर मिले रहस्यमयी कागज ने एक छिपे हुए राज का दरवाजा खोल दिया, जो रोहन को मुख्य गवाह श्री गुप्ता तक ले गया। उस दिन धारावी की चौल में तली हुई चीजों, नाली के पानी और रात की बारिश के बाद मिट्टी की मिली जुली गंध फैली हुई थी। टिन की छतें हवा में चरमरा रही थीं और अप्रैल की हवा पतले दरवाजों के बीच से किसी ब्लेड की तरह गुजर रही थी। लगभग 10 वर्ग मीटर के उस तंग कमरे में रोहन एक पुरानी लकड़ी की मेज के पास सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका दिल किसी पत्थर की तरह भारी था। टूटी हुई घड़ी मेज के बीच में रखी थी और अंदर से मिला छोटा कागज पंखे की हवा में सुखाया जा चुका था। स्याही कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी, लेकिन गुप्ता जी से ठीक से पूछो की पंक्ति अभी भी स्पष्ट रूप से पढ़ी जा सकती थी। उसने बाहर देखा। बारिश अभी अभी रुकी थी और पड़ोस के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। चप्पलों की पानी में छप छप की आवाज जर्जर घरों की कतारों के बीच गूंज रही थी। रोहन जानता था कि जैसे ही वह उस टिन के दरवाजे से बाहर निकलेगा, वही जाने पहचाने ताने उस पर हथौड़े की तरह बरसने लगेंगे। चोर का बेटा, बदनाम, विभाग का कलंक। पिता की गिरफ्तारी के बाद वे यहां आ गए थे। मां ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू कर दिया। रोहन ने कुछ महीनों के लिए स्कूल छोड़ दिया था और कुछ हफ्ते पहले ही वापस जाना शुरू किया था। लेकिन वह जहां भी जाता, कानाफूसी सुनता। शिक्षक कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में संदेह होता। सहपाठी हंसते नहीं, लेकिन जब वह पास आता तो हमेशा एक कदम पीछे हट जाते। मां अक्सर कहती, बेटा, लोग बुराई जल्दी याद रखते हैं, लेकिन समय सब कुछ ठीक कर देगा। रोहन को विश्वास नहीं था। कुछ दाग समय के साथ नहीं मिटते, उन्हें किसी को धोना पड़ता है। उस रात जब मां छोटी सी रसोई साफ कर रही थी, वह धीरे धीरे पास आया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। मां, मुझे गुप्ता अंकल से मिलना है। वह सिर उठाकर रुक गईं। उनका हाथ पतीले पर ही थम गया। उनसे क्यों मिलना है? मुझे लगता है कि वह जानते हैं कि उस रात ड्यूटी पर कौन था। मुझे पापा की घड़ी में एक नोट मिला है। उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं और फिर तुरंत झुक गईं। रोहन बेटा, मैं तुमसे विनती करती हूं, इस मामले को फिर से मत खोलो। लेकिन अगर पापा गलत नहीं हैं तो? अगर उन्हें फंसाया गया है तो क्या आप पापा पर विश्वास नहीं करती? उस महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मुंह फेर लिया और कांपते हाथों से सब्जी निकालने लगीं। मुझे नहीं पता। मैं थक गई हूं बेटा। जब भी मैं अदालत के बारे में सोचती हूं
तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। रोहन ने और कुछ नहीं कहा। वह समझ गया। कभी कभी लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि वे विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे उस विश्वास की कीमत चुकाने से डरते हैं। अगली सुबह वह चुपके से गुप्ता जी के घर गया। एक मंजिला घर एक संकरी गली में था, जिसकी बाहरी दीवारें काई से ढकी थीं और छत पर बोगनविलिया के फूल खिले थे। जब रोहन ने दरवाजा खटखटाया तो कुछ देर बाद अंदर से चप्पलों की घिसटने की आवाज आई। गुप्ता जी ने दरवाजा खोला और लड़के को देखकर चौंक गए। तुम राजेश के बेटे हो? जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वह झिझके। उनकी बूढ़ी परछाई सीमेंट के फर्श पर कांप रही थी, जैसे हवा में जलता हुआ दिया। बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं। क्या आप 3 नवंबर की रात को ड्यूटी पर थे, अंकल? सवाल ने उन्हें कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। उनकी पलकें बार बार झपकने लगीं और उन्होंने रोहन की नजरों से नजरें चुरा लीं। हाँ, शायद था। रिकॉर्ड में तो यही लिखा है, लेकिन मेरे पास पापा की लिखावट में एक नोट है। उन्होंने लिखा है कि उस रात उनकी ड्यूटी थी। उसमें गेट नंबर 6 का ताला बदलने का जिक्र भी है, और एक और कागज है जिसमें लिखा है कि आप ड्यूटी पर नहीं थे। गुप्ता जी मुड़कर घर के अंदर चले गए। रोहन पीछे नहीं गया, बस दरवाजे पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वे वापस आए। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 3 आदमी गोदाम की वर्दी पहने एक पुराने ट्रक के पास खड़े थे। उन्होंने बीच वाले आदमी की ओर इशारा किया। ये तुम्हारे पिता हैं, सबसे ईमानदार आदमी जिनके साथ मैंने कभी काम किया। उस रात? हाँ, वह ड्यूटी पर थे। तो फिर आपने क्यों कहा कि आप ड्यूटी पर थे? उन्होंने एक गहरी सांस ली। बाहर धूप थी, लेकिन घर के अंदर ठंडक थी। क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया, अंकल? मैं नहीं बता सकता। इसलिए नहीं कि मुझे अपने लिए डर लगता है, बल्कि मेरे बेटे के लिए। उसे अभी नगर निगम में नौकरी मिली है। अगर मैं कुछ बोलता तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। रोहन ने अपने होंठ भींच लिए। उसने अपनी जेब से पिता के नोट की फोटोकॉपी निकाली। फिर अपने बैग से उसने एक और तकनीकी लॉग बुक निकाली, जिसका आखिरी हिस्सा बुरी तरह से फाड़ा गया था। उस दिन की ड्यूटी का हिस्सा। उन्होंने असली लॉग बुक भी फाड़ दी, लेकिन मेरे पिता ने उसकी फोटोकॉपी ले ली थी। अब वे सोचते हैं कि सब कुछ दफन हो गया है। गुप्ता जी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे वे उस अंधेरे गोदाम में एक पुरानी बरसात की रात को याद कर रहे हों। अंत में उन्होंने कहा, गोलू भाई, वह तुम्हारे पिता की शिफ्ट के बाद ड्यूटी पर था, लेकिन उस दिन मैंने उसे गोदाम में तब देखा था जब तुम्हारे पिता गए भी नहीं थे। किसी ने जांच नहीं की। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह कुछ सामान लेने आया है, लेकिन उसके तुरंत बाद मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया और मुझसे एक कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया कि मैं उस रात ड्यूटी पर था। 2 दिनों के भीतर पूरी फाइल तैयार हो गई। मैं एक कायर हूं। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने उन्हें दोष नहीं दिया। कोई भी हमेशा बहादुर नहीं रह सकता जब उसके पीछे एक परिवार हो जिसे बचाने की जरूरत हो। क्या आप यह बात अधिकारियों के सामने कहने को तैयार हैं? गुप्ता जी ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम प्रिया शर्मा को ढूंढो। वह पहले गोदाम में डिप्टी टीम लीडर थी। उसने गर्भावस्था के कारण नौकरी छोड़ दी। उसे इस मामले पर यकीन नहीं था। हो सकता है कि उसके पास साल के अंत की हैंडओवर बुक की कॉपी हो। अगर वह मिल गई तो उसमें तुम्हारे पिता के असली हस्ताक्षर होंगे। रोहन चुपचाप गुप्ता जी के घर से निकल गया। संकरी गली में अभी तक धूप नहीं फैली थी, लेकिन उसके दिल में एक भारीपन महसूस हो रहा था। तो सच्चाई को सिर्फ तोड़ा मरोड़ा नहीं गया था, बल्कि इसे संगठित तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया था। जब वह अपनी चौल की ओर मुड़ा तो कानाफूसी फिर से शुरू हो गई। देखो, चोर का बेटा, सुना है वह किसी के खिलाफ शिकायत करने वाला है। खुद को हीरो समझता है। बेचारी माँ दिन ब दिन सूखती जा रही है। ये शब्द सीधे उस पर नहीं थे, लेकिन उसने हर शब्द साफ सुना। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेजी से आगे बढ़ गया, अपनी जेब में घड़ी को कसकर पकड़े हुए। और वह जानता था कि कुछ और कदम चलने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उस रात माँ ने हमेशा की तरह खाना परोसा, सादे चावल, अंडा भुर्जी और पालक की सब्जी, पिता के जाने के बाद से उनका रोज का खाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना मेज पर रखा, उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा और जान गईं कि कुछ बदल गया है। तुम गुप्ता अंकल से मिले थे? रोहन ने सिर हिलाया। और अब मुझे एक और व्यक्ति को ढूंढना है। कौन? प्रिया मैडम, जिन्होंने छुट्टी पर जाने से पहले आखिरी बार गोदाम की लॉग बुक हैंडओवर की थी। अगर वह मिल गई तो पापा के असली हस्ताक्षर भी मिल जाएंगे। रात की हवा खिड़की के दरारों से सीटी बजाती हुई गुजरी, पुराने पर्दे को धीरे से हिला रही थी। रोहन उठा।
अपने कमरे में गया और अपनी डायरी में एक नई लाइन लिखी। गुप्ता जी ने मान लिया है। प्रिया मैडम, अगला पड़ाव है। बाहर बारिश हो रही थी। मेज पर रखी पुरानी घड़ी अभी भी बंद थी, लेकिन जमीन के नीचे से कुछ अंकुरित होना शुरू हो गया था। रोहन का अगला कदम प्रिया मैडम को खोजना था, जो एकमात्र व्यक्ति थीं जिनके पास वह लॉग बुक हो सकती थी, जो यह साबित कर सके कि उसके पिता उस घातक रात को ड्यूटी पर थे। दादर के सब्जी मंडी में सुबह कभी शांत नहीं होती थी, लेकिन आज यह विशेष रूप से अराजक थी। सब्जियों के गिरने, पानी की टंकियों में मछलियों के छटपटाने और छुरियों की धार तेज करने की आवाजें सड़क के कोने से आते लाउडस्पीकर की आवाज में घुल मिल रही थीं। सुबह की हवा में मछली की गंध और नालियों से आती नमी भरी हुई थी, जो हर कदम पर लिपटती जा रही थी। रोहन खरीदारों और विक्रेताओं की भीड़ में खो गया था। वह यहां सब्जी खरीदने या अपनी मां की मदद करने नहीं आया था। वह किसी को खोजने आया था, प्रिया मैडम को, जो कभी गोदाम की डिप्टी टीम लीडर थीं, जिनके बारे में गुप्ता जी ने पश्चाताप और याचना के मिले जुले लहजे में बताया था। अफवाहों के अनुसार गर्भावस्था के कारण नौकरी छोड़ने के बाद वह बाजार के आखिर में एक किराए के घर में रह रही थीं और फल बेचकर गुजारा कर रही थीं। उसने कुछ दुकानदारों से पूछा। सब प्रिया को जानते थे, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक ने तो आस पास देखकर धीरे से कहा, वे लोग यहां 2 बार आए थे। एक बार कमरा किराए पर लेने का नाटक करते हुए और दूसरी बार सिविल ड्रेस में पुलिस बनकर। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रोहन कुछ स्टॉलों से गुजरा और अंत में एक छोटी सी दुकान के सामने रुक गया। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कुछ अमरूद, पपीते और कटे हुए कच्चे आम रखे थे। एक महिला गन्ना छील रही थी। वह थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उस व्यक्ति की चमक थी जिसने कभी वर्दी पहनी हो। उसका पेट काफी बढ़ गया था और उसका चलना फिरना भारी हो गया था। शायद डिलीवरी में कुछ ही हफ्ते बचे थे। प्रिया मैडम। रोहन ने एक गहरी सांस ली और पास गया। प्रिया मैडम, मैं रोहन हूं, राजेश अंकल का बेटा। महिला चौंक गई। गन्ना छीलने वाला चाकू बीच में ही रुक गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने धीरे से चाकू नीचे रखा और एक कपड़े से अपने हाथ पोंछे। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूं। तुम बड़े हो गए हो। मुझे आपसे मिलना था, मेरे पिता से जुड़े एक मामले में। प्रिया ने चारों ओर देखा और उसे स्टॉल के पीछे आने का इशारा किया। वहां एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी थी। बैठो। तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूं कि 3 नवंबर की रात को मेरे पिता ड्यूटी पर थे। मेरे पास सबूत है कि किसी ने लॉग बुक में फेरबदल की है और पापा की ड्यूटी वाले हिस्से को फाड़ दिया है। मुझे लगता है कि आपके पास हैंडओवर बुक की कॉपी अभी भी है। प्रिया सोच में पड़ गई। तुम अपने पिता पर विश्वास क्यों करते हो? क्योंकि जो घड़ी पापा ने मुझे दी थी, उसमें एक कागज का टुकड़ा था। पापा ने लिखा था, वर्दी पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करो। और क्योंकि मुझे विश्वास है, मेरी मां कुछ नहीं कहती, लेकिन वह हर रात रोती है। और मैं जहां भी जाता हूं, मुझे अपराधी का बेटा कहा जाता है। यह मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रिया की आंखें लाल हो गईं। उसने अपने पेट की ओर देखा। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने इस बच्चे के लिए नौकरी छोड़ दी। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो मेरा तबादला कर दिया गया। फिर मुझसे आंतरिक रूप से पूछताछ की गई, सबूतों में हेरफेर करने में मदद करने के शक में। लेकिन वे सबूत क्या थे? एक खाली बक्सा, एक टूटा हुआ ताला, या सिर्फ एक बहाना किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने का जो बहुत ज्यादा जानता था? रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या आपके पास अभी भी हैंडओवर बुक है? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह उठी और धीरे धीरे स्टॉल के पीछे अपने छोटे से किराए के कमरे में चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का थैला था, जिसके अंदर एक पुरानी लाल कवर वाली किताब थी, जिसके किनारे घिस चुके थे। यह वह कॉपी है जिसे मैंने नौकरी छोड़ने से पहले फोटोकॉपी करवाया था। इसमें सभी टीमों के हस्ताक्षर हैं। पेज 19 देखो। रोहन ने जल्दी से उस पन्ने को पलटा। उसकी आंखें चमक उठीं। 3 नवंबर की ड्यूटी की एंट्री। टीम लीडर ऑन ड्यूटी, राजेश कुमार सिंह। हस्ताक्षर, राजेश। और नीचे अगली टीम द्वारा हैंडओवर की पुष्टि, शिफ्ट रिसीवर, गोलू भाई। हस्ताक्षर, गोलू। रोहन ने ऊपर देखा। वह न तो हंसा और न ही रोया। बस उसे अपने अंदर एक गर्मी महसूस हुई, जैसे पिछले 3 साल से जमा हुआ खून अब जाकर फिर से बहने लगा हो। क्या मैं यह कॉपी ले सकता हूं? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने इसे तुम्हारे पिता के लिए रखा था और अब तुम ही इसके असली हकदार हो। रोहन ने सिर हिलाया। वह धन्यवाद कहने ही वाला था कि अचानक बाजार के बीच में एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई। पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। कुछ स्टॉल गिर गए।
लोग चिल्लाने लगे, मोटरसाइकिलों की आवाज तेज हो गई। रोहन कुछ समझ पाता इससे पहले ही दो आदमी बाइक पर सीधे फलों के स्टॉल की ओर आए। एक आदमी नीचे कूदा और अपनी आस्तीन में छिपी एक लोहे की रॉड निकालकर प्रिया की ओर लपका। मैंने तुझसे कहा था ना कि उसे यह मत देना, रोहन चिल्लाया और उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोहे की रॉड उसके बाएं कंधे पर लगी, वह नीचे गिर गया। प्रिया पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, अपने पेट को हाथों से ढककर। उस आदमी ने स्टॉल पर लात मारी और उसके हाथ से प्लास्टिक का थैला छीन लिया, लेकिन उसी पल प्रिया जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़े हुए। उसके पैरों के बीच से खून बहने लगा। नहीं, मेरे बच्चे को मत लो। उसकी आवाज कमजोर होती गई। रोहन दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने फिर भी पास जाने की कोशिश की। हमलावर बाइक पर बैठकर भीड़ में गायब हो गया था। लोग जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत ने एम्बुलेंस के लिए चिल्लाया। किसी ने रोहन को उठाया। उसका बायां कंधा फट गया था और खून से शर्ट भीग गई थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसकी आंखें कूड़ेदान के पास पड़े प्लास्टिक के थैले पर टिकी थीं। वह एक तरफ से फट गया था, लेकिन किताब अभी भी अंदर थी। उसने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल में डर, गुस्सा और एक असहनीय दर्द का मिला जुला एहसास था। इस सच्चाई को सिर्फ छिपाया नहीं जा रहा था, इसका शिकार किया जा रहा था। जब एम्बुलेंस आई तो वह साथ गया। एम्बुलेंस में प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें अंत तक जाना होगा। अगर मैं नहीं बची तो याद रखना, यह बच्चा भी सच्चाई का एक हिस्सा है। एम्बुलेंस का सायरन शहर की सड़कों पर गूंज रहा था। आसमान में फिर से बादल घिर रहे थे। टूटी हुई घड़ी रोहन की जेब में थी। कई सालों में पहली बार उसे लगा कि वह धीरे से कांपी है। हैंडओवर बुक एक हिंसक हमले में वापस मिल गई थी। खून बह चुका था, प्रिया की हालत गंभीर थी और हमलावर फरार थे, जिससे कई सवाल खड़े हो गए थे। उन्हें किसने भेजा था? वे किताब वापस क्यों चाहते थे? शहर के सरकारी अस्पताल का आपातकालीन विभाग दोपहर की उमस में भी किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह ठंडा था। सफेद ट्यूबलाइट की रोशनी फीके पड़ चुके टाइल वाले फर्श पर पड़ रही थी। कीटाणुनाशक की गंध और धातु के उपकरणों की खनकती आवाज रोहन के गले में एक गांठ पैदा कर रही थी। वह ऑपरेशन रूम के दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठा था, खून से सने प्लास्टिक के थैले में लिपटी फटी हुई हैंडओवर बुक को अभी भी कसकर पकड़े हुए था। प्रिया का अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि खून बहुत बह गया है और बच्चे को बचाना मुश्किल हो सकता है। उसने ये शब्द ऐसे सुने जैसे पत्थर एक एक करके उसके दिल पर गिर रहे हों। उसने यह किताब उसे देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और अब माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी अजनबियों के हाथ में थी, जबकि अपराध करने वाला आजाद घूम रहा था। रोहन रोया नहीं, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल रहा था। प्रतीक्षालय की खिड़की के बाहर आसमान फिर से स्लेटी हो गया था, जैसे एक और बारिश का संकेत दे रहा हो। तभी एक आदमी लंगड़ाता हुआ आया। उसकी गहरे रंग की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उसके बालों में सफेदी आ गई थी। वह रोहन के सामने रुका और धीरे से झुककर पूछा, तुम रोहन हो, है ना? लड़के ने ऊपर देखा। उस आदमी की आवाज गहरी लेकिन गर्म थी। मैं आनंद हूं, तुम्हारे पिता का पुराना साथी। प्रिया पर हमले के बारे में सुना तो चला आया। लड़का खड़ा हो गया। आनंद नाम अपरिचित नहीं था। पिता ने जेल की सलाखों के पीछे से कुछ दुर्लभ बातचीत में इसका जिक्र किया था। आनंद वर्मा ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने टीम के बीच खड़े होकर एक झूठी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की हिम्मत की थी। रोहन ने किताब को कसकर पकड़कर सिर हिलाया। मुझे आपकी मदद चाहिए। शायद केवल विभाग का कोई व्यक्ति ही समझ सकता है कि क्या छिपाया जा रहा है। आनंद जी ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन यह आसान नहीं है बेटा। यह मामला अब व्यक्तिगत गलती का नहीं रहा। यह अवैध माल परिवहन की एक श्रृंखला का हिस्सा है। उन्होंने बाहरी लोगों, यहां तक कि गैंगस्टरों को भी शामिल कर लिया है। इसलिए जो भी इसमें हाथ डालता है उसे चुप करा दिया जाता है। प्रिया मैडम मरते बचीं। मेरे पिता जेल में हैं। और आप शुरू से सब कुछ जानते थे। अब क्यों सामने आए? एक लंबा सन्नाटा छा गया। गलियारे से आती हवा ने पर्दे को धीरे से हिला दिया, क्योंकि मैंने भी चुप रहना चुना था। टीम के भंग होने के बाद मुझे क्लर्क के पद पर भेज दिया गया। 1 साल बाद मैंने जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली। लोग मुझे भगोड़ा कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मैं उन कागजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था जिनके बारे में मैं जानता था कि वे झूठे हैं। रोहन बैठ गया। उसने किताब खोली और 3 नवंबर की तारीख पर अपने पिता के हस्ताक्षर की ओर इशारा किया। देखिए, यह मेरे पिता की लिखावट है और नीचे गोलू भाई के हस्ताक्षर हैं, जिसने शिफ्ट ली थी।
आनंद जी ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। हाँ, यह राजेश की ही लिखावट है, लेकिन किसी को दोषी ठहराने के लिए विभाग को कम से कम 3 चीजें चाहिए: गवाह, सबूत और मकसद। अभी हमारे पास केवल एक गवाह है, प्रिया, जो अस्पताल में है, और गुप्ता जी सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तुम क्या करोगे? रोहन ने गहरी सांस ली। मैं गोलू भाई को ढूंढूंगा। जैसे ही यह नाम बोला गया, हवा भारी हो गई। गोलू भाई अब गोदाम का कर्मचारी नहीं है। वह 2 साल पहले जल्दी रिटायर हो गया था। उसने अंधेरी में एक कराओके बार खोला है, लेकिन पर्दे के पीछे वह जुए और मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा है। मैंने क्राइम ब्रांच से सुना है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। प्रिया मैडम पर हमला करने वाले गुंडे उसके आदमी हो सकते हैं। उसे गोदाम में मिला टैटू वाला आदमी याद आया। क्या आप मेरे साथ वहां चल सकते हैं? नहीं, मैं विभाग छोड़ चुका हूं। अगर मैं अब सामने आया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं राजेश के परिवार से संपर्क कर रहा हूं। हो सकता है कि वे मेरे साथ भी वही करें जो प्रिया के साथ किया। आनंद जी एक पल के लिए रुके, फिर अपनी शर्ट की जेब से एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव निकाली। लेकिन यह एकमात्र चीज है जिसे मैं बचा सका। रिटायर होने से पहले मैंने विभाग के डेटाबेस से उस साल के आखिरी 3 महीनों के सभी आंतरिक कैमरा फुटेज कॉपी कर लिए थे। इसमें 3 नवंबर की रात की शिफ्ट की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता था कि सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। यह सिर्फ एक बैकअप कॉपी है। रोहन ने यूएसबी को किसी खजाने की तरह ले लिया। उसके दिल में आशा और दर्द का मिला जुला एहसास उमड़ पड़ा। तो सच्चाई हमेशा मौजूद थी, बस उसे डर और सत्ता ने कैद कर रखा था। मैं यह वीडियो देखूंगा। अगर मेरे पिता को वाकई फंसाया गया था तो मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगा। आनंद जी ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। एक पूर्व अधिकारी के हाथ ने अब अपना विश्वास एक दुबले पतले लड़के को सौंप दिया था। लेकिन सावधान रहना, वे तुम्हें चुप नहीं बैठने देंगे। अब से अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो अकेले मत जाना। बाहर बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें अस्पताल की लोहे की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जैसे रोहन के सीने पर कोई ढोल पीट रहा हो। उसने किताब, फिर यूएसबी और फिर ऑपरेशन रूम के दरवाजे की ओर देखा, जहां से अभी तक हरी बत्ती नहीं जली थी। जब गलियारे की बत्ती टिमटिमाई और दरवाजा खुला तो एक डॉक्टर बाहर निकला। उसका चेहरा पसीने से तर था। वह बच गई। प्लेसेंटा अलग हो गया था, लेकिन हमने मां को बचा लिया है। वह अभी रिकवरी में है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी पलकें जल रही थीं। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद डॉक्टर, और धन्यवाद प्रिया मैडम, चुप न रहने के लिए। भारी बारिश में वह अस्पताल से निकला। वह बारिश में भीगते लोगों की भीड़ के बीच चल रहा था। उसकी जेब में यूएसबी कसकर पकड़ी हुई थी। उस रात अपने अंधेरे कमरे में रोहन ने यूएसबी को पुराने कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन चमक उठी। एक फोल्डर दिखाई दिया। सीसीटीवी फुटेज 31,123। उसने क्लिक किया। इंफ्रारेड कैमरे की एक कच्ची तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दी। रात 9:15 बजे एक लंबा आदमी गोदाम की जैकेट पहने हुए रिकॉर्ड रूम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं था, लेकिन रोहन ने पहचान लिया कि वह उसके पिता नहीं थे। जब उस आदमी ने सीलबंद अलमारी का दरवाजा खोला तो एक दूसरा आदमी अंदर आया, जो कद में छोटा था और जिसने वर्दी नहीं पहनी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। फिर दोनों ने चुपचाप एक बड़ा लकड़ी का बक्सा बाहर धकेल दिया, जिस पर पुराना स्क्रैप उपकरण का लेबल लगा हुआ था। वीडियो अचानक वहीं रुक गया। कोई आवाज नहीं थी, कोई अगला फुटेज नहीं था। स्क्रीन पर केवल एक लाल चेतावनी दिखाई दे रही थी। एरर, फाइल करप्टेड, मिसिंग फुटेज 21/20/45। यूएसबी में वीडियो ने पुष्टि कर दी कि रोहन के पिता उस रात ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन बीच का हिस्सा गायब था। गोलू भाई दिखाई दिया, लेकिन उसकी गतिविधियां स्पष्ट नहीं थीं। जैसे जैसे सबूत बढ़ते गए, सच्चाई और भी बिखरती गई। तो फुटेज को किसने संपादित किया? इस चुप्पी के पीछे कौन था? बांद्रा के उस रिहायशी इलाके में रात 8 बजे के बाद आमतौर पर शांति छा जाती थी, लेकिन रोहन के तंग कमरे में माहौल किसी खिंची हुई तार की तरह तनावपूर्ण था। कंप्यूटर की स्क्रीन अभी भी चालू थी, जिस पर धुंधला वीडियो 458वें सेकंड पर रुका हुआ था। वीडियो की आखिरी तस्वीर अभी भी उस लंबे, दुबले आदमी की थी जो सीलबंद अलमारी से लकड़ी का बक्सा खींच रहा था। वह उसके पिता नहीं थे, यह निश्चित था। लेकिन जब उसने इसे फिर से चलाने की कोशिश की तो काली स्क्रीन पर केवल एक ठंडी सी पंक्ति दिखाई दी, फाइल को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे किसी ने न केवल सच्चाई को छिपाया हो, बल्कि आखिरी बचे हुए निशान को भी जानबूझकर मिटा दिया हो। रोहन अपनी सूखी आंखों को मलते हुए बैठ गया। एक हाथ से उसने जेब में रखी टूटी घड़ी को टटोला।
घड़ी का शीशा खरोंच से भरा था और पीछे की खुरची हुई लिखाई अभी भी मौजूद थी। वर्दी पर विश्वास मत करना। उसे दोपहर में आनंद जी के साथ हुई बातचीत याद आई। विभाग में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनमें ताले नहीं होते, लेकिन हर किसी में उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं होती। उस रात रोहन सोया नहीं। उसने हैंडओवर बुक निकाली और हर पन्ने को फिर से देखने लगा। इस बार उसने हर पन्ने के निचले कोने में लगी लाल मुहर पर ध्यान दिया, लेकिन 3 नवंबर की ड्यूटी वाले पेज 19 पर लगी मुहर बाकी पन्नों की तुलना में धुंधली और फीकी थी। उसने अपने फोन पर गोदाम विभाग की पुरानी मोहरों की तस्वीरें खोजीं, जैसा कि उसे शक था। पेज 19 पर लगी मुहर एक नकली मुहर थी, असली नहीं। तो इसे जानबूझकर किसने बदला था? अगली सुबह रोहन हमेशा की तरह स्कूल गया, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा था। ब्रेक के दौरान वह गलियारे में बैठा पुरानी स्कूल की इमारत की ओर देख रहा था। वहां एक बार एक पुलिस अधिकारी नागरिक शास्त्र पढ़ाने आए थे। सब इंस्पेक्टर हांडा। वह दिखावा पसंद नहीं करते थे, कम बोलते थे, लेकिन बहुत मेहनती थे। क्लास के बाद रोहन ने चुपके से सब इंस्पेक्टर हांडा को फोन किया। यह नंबर उसकी मां के फोन में तब से सेव था जब उन्होंने स्कूल फीस में छूट के लिए आवेदन किया था। उसने अपना परिचय दिया और व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति मांगी। थोड़ी देर बाद एक संदेश आया। शाम 5:30 बजे पुराने पुलिस स्टेशन के पास चांदनी कैफे में अकेले आना। देर शाम रोहन समय पर पहुंच गया। चांदनी कैफे पुराने जर्जर घरों की एक कतार के बीच छिपा हुआ था। अंदर कैफे खाली था। पीली रोशनी धब्बेदार दीवारों पर पड़ रही थी। फिल्टर कॉफी की महक हवा में घुली हुई थी। सब इंस्पेक्टर हांडा पहले से ही वहां बैठे थे। वही शांत चेहरा, भावहीन। मैं रोहन हूं, राजेश अंकल का बेटा। हां, अचानक परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगा कि केवल कोई। हांडा ने उसे बीच में नहीं टोका, उसे अपनी बात पूरी करने दी। जब लड़के ने अपना बैग खोला और हैंडओवर बुक मेज पर रखी, तब हांडा ने धीरे धीरे हर पन्ने को पलटा। यह मुहर असली नहीं है, स्याही ज्यादा ताज़ा है। हो सकता है कि इसे कुछ ही समय पहले लगाया गया हो। मुझे शक है कि किसी ने मेरे पिता की ड्यूटी के निशान मिटाने के लिए जानबूझकर मुहर बदली है, लेकिन कोई टीम लीडर के नाम जैसी छोटी सी बात को क्यों मिटाएगा? हांडा ने कॉफी का एक घूंट लिया और धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उस रात ड्यूटी पर मौजूद व्यक्ति ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हो सकता है कि वह तुम्हारे पिता हों या कोई और, लेकिन अगर राजेश का नाम रिकॉर्ड में रहता तो पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ता। हैंडओवर पर किसने हस्ताक्षर किए, किसने माल की जांच की, किसने माल को बाहर ले जाने की मंजूरी दी? तो क्या रिकॉर्ड सिस्टम में तस्वीरें सेव होती हैं? हां, लेकिन केवल 3 स्तरीय बैकअप में। सामान्य कॉपी केवल 30 दिनों के लिए रखी जाती है, जिला स्तर पर 90 दिन, और मुख्यालय में ही असली कॉपी रखी जाती है, और कोई भी आधिकारिक आदेश के बिना उस तक नहीं पहुंच सकता। रोहन पीछे झुक गया। हर दरवाजा एक बंद गली की ओर जाता दिख रहा था। अगर मुख्यालय इसे नियंत्रित करता है, तो क्या उस विभाग में काम करने वाले किसी व्यक्ति को खोजने का कोई तरीका है? एक आदमी था। वह पहले शहर के स्तर पर कैमरा आर्काइव तकनीशियन था, बिपिन। लोग उसे फोटो बिपिन कहते हैं। उसने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया और अब ठाणे में एक वेडिंग फोटो स्टूडियो चलाता है। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले उसने कुछ अविश्वसनीय कैमरा फुटेज कॉपी कर लिए थे। वह उन्हें केवल उसी को देता है जो इसके लायक हो। रोहन ने होंठ भींच लिए। मैं उससे कैसे मिल सकता हूं? मैं तुम्हें पता भेजूंगा, लेकिन याद रखना, मेरा नाम मत लेना और रात में मत जाना। फोटो स्टूडियो एक संकरी गली में था। साइनबोर्ड का रंग फीका पड़ गया था। जनता स्टूडियो, पासपोर्ट फोटो, पारिवारिक फोटो, पुरानी तस्वीरों की स्कैनिंग। रोहन अगली दोपहर वहां पहुंचा। अंदर एक झुर्रीदार शर्ट पहने, चश्मा नाक पर टिकाए एक आदमी प्रिंटर ठीक कर रहा था। मैं हांडा सर का दोस्त हूं, राजेश सर का पुराना छात्र। मुझे गोदाम के आर्काइव फोटो के बारे में कुछ पूछना था। उस आदमी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा, फिर अंदर के कमरे में आने का इशारा किया। पुरानी दीवार पर 90 के दशक से लेकर अब तक की शादी की तस्वीरों से भरी हुई थी। उसने एक छोटी सी अलमारी खोली, एक पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली और उसे कंप्यूटर से जोड़ा। कौन सी तारीख? 2023 के आखिरी 3 महीने, भिवंडी रसद डिपो। उसने कुछ लाइनें टाइप की। एक वीडियो सामने आया। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। रात का दृश्य, ऊंचे एंगल वाला कैमरा। रात 9:23 बजे एक आदमी सादे कपड़ों में साइड के रास्ते से अंदर घुसा, मुख्य दरवाजे से नहीं। उसने साइड के दरवाजे का ताला अपनी चाबी से खोला, उसे तोड़ा नहीं। ताले पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है।
सही है। विभाग के कुछ दरवाजे पुराने कोड से खोले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि उसे अंदर बाहर आने की अनुमति थी। रात 9:31 बजे एक दूसरा आदमी अंदर आया। झुकी हुई पीठ, सफेद बाल। गुप्ता जी। हे भगवान, वह उस रात वहां थे। बिपिन ने धीरे से आह भरी। और उस पल से दोनों में से किसी ने भी कैमरे की तरफ नहीं देखा, जैसे उन्हें पता हो कि कैमरा कहां है। यह आखिरी हिस्सा है। वीडियो तेजी से आगे बढ़ा। एक लकड़ी का बक्सा साइड के दरवाजे से बाहर धकेला गया, लेकिन जब वे बाहर निकले तो तीसरे बाहरी कैमरे ने माल लेने वाले ट्रक का नंबर प्लेट रिकॉर्ड कर लिया। रोहन ने जल्दी से नंबर नोट कर लिया, MH1HX। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक और पहेली का टुकड़ा। ट्रक का मालिक कौन है? उस ट्रक को काम के घंटों के बाद अंदर आने की इजाजत किसने दी? वह बिपिन की ओर मुड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कुछ ऐसा है जिसे देखने की मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन याद रखना, जिन दरवाजों पर ताले नहीं होते वे इसलिए होते हैं क्योंकि कोई चाहता है कि तुम अंदर आओ। लेकिन एक बार जब तुम अंदर आ गए तो बाहर निकलने की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना। बाहर अंधेरा हो रहा था और बारिश शुरू हो गई थी। रोहन हार्ड ड्राइव लेकर दुकान से तेजी से बाहर निकला। अब उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर गुप्ता जी उस रात वहां थे तो उन्होंने यह क्यों कहा कि मुझे याद नहीं है? रोहन ने यह पता लगा लिया था कि 3 नवंबर की रात को गुप्ता जी घटनास्थल पर मौजूद थे। एक रहस्यमयी ट्रक और एक घुसपैठिया जिसके पास अपनी चाबी थी। सिस्टम के साथ अंदर से छेड़छाड़ की गई थी और दरवाजा शायद कभी बंद ही नहीं था। चांद काले आसमान पर लटका हुआ था। भिवंडी के किनारे पर स्थित पुराने गोदाम की टूटी हुई छत से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। यह जगह, जो कभी दक्षिण का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र था, अब एक वीरान खंडहर बन चुकी थी। घास प्रवेश द्वार की सीढ़ियों तक उग आई थी और उसे जंग लगी कोंटीली तारों से बंद कर दिया गया था। अब यहां कोई नहीं आता था, लेकिन रोहन आया था। वह बाजार के पीछे की बदबूदार नाली को पार करते हुए चुपचाप चल रहा था। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी और जेब में ट्रक की नंबर प्लेट की कॉपी और 3 नवंबर की रात का वीडियो क्लिप था। जाने से पहले उसने आनंद जी को एक संदेश छोड़ा था, अगर मैं 2 घंटे में वापस फोन न करूं तो पुलिस को बुला लेना। वीरान आंगन में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। गोदाम का साइड का लोहे का दरवाजा अभी भी वहीं था, वही दरवाजा जिससे उस रात लकड़ी का बक्सा बाहर धकेला गया था। ताले पर जंग लग गया था, लेकिन अजीब तरह से आज वह खुला हुआ था। उसने दरवाजा धकेला। अंदर घना अंधेरा था। सीलन और जंग लगे। लोहे की गंध ने उसके पेट में हलचल मचा दी। टॉर्च की रोशनी में खाली अलमारियां विशाल, मरे हुए जानवरों के कंकालों की तरह दिखाई दे रही थीं। रोहन बीच में चला गया, ठीक उसी जगह पर जो गोदाम के नक्शे में अंकित था, सीलबंद लॉकर नंबर 6 की स्थिति, जहां से बक्सा बाहर निकाला गया था। उसने अपना फोन उठाया और हर कोने की तस्वीरें लीं। अचानक भारी और नियमित कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और दीवार से सटकर खड़ा हो गया। एक टूटी हुई लकड़ी की अलमारी की दरार से उसने एक लंबे आदमी की परछाई देखी, जिसने गहरे रंग की जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उस व्यक्ति ने आस पास नहीं देखा, सीधे लॉकर नंबर 6 पर गया, दरवाजा खोला और एक फाइल जैसा दिखने वाला पैकेट निकाला। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। वह जानता था कि उसे यहां नहीं होना चाहिए, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने उस आदमी को जाने दिया तो उसकी सारी मेहनत इस अंधेरी रात में खो जाएगी। रुको! उसकी आवाज खाली जगह में गूंजी। वह आदमी रुका और बहुत धीरे धीरे मुड़ा। छत की दरार से आती चांदनी की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी। गोलू भाई। चेहरे पर निशान, गहरी आंखें और एक मुस्कान जो गर्म नहीं थी। बहुत समय बाद किसी ने यह नाम पुकारने की हिम्मत की है। तू राजेश का बेटा है। रोहन ने सिर हिलाया। उसका हाथ अभी भी जेब में फोन को कसकर पकड़े हुए था। मैं जानता हूं कि आप 3 नवंबर की रात को यहां थे। ट्रक का नंबर प्लेट MH1XX 3978 है। गुप्ता जी भी यहीं थे। आपने मेरे पिता को जेल क्यों भेजा? गोलू भाई ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके जूतों की आवाज डरावनी लग रही थी। तुझे क्या लगता है तू क्या कर लेगा? यह सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, और तेरा बाप भी उतना निर्दोष नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं। राजेश जानता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना, क्योंकि उसने सोचा कि तू अभी छोटा है, तुझे एक पिता की जरूरत है। अब अगर तू खेलना चाहता है तो चल, खेल को खत्म करते हैं। रोहन ने अपना फोन निकाला और उसे ऊपर उठाया। इसमें वह रिकॉर्डिंग है
जिसमें आप बक्सा बाहर धकेल रहे हैं। गोदाम में सबूत हैं। पुलिस को मामले को फिर से खोलने के लिए बस एक कारण चाहिए, और मैं वह कारण बनूंगा। गोलू भाई चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर तुझे यहां से जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, रोहन ने टॉर्च को जल्दी जल्दी जलाना बुझाना शुरू कर दिया। आनंद जी के साथ तय किया गया आपातकालीन संकेत। लेकिन उसी क्षण छत पर लगी पुरानी ट्यूबलाइट अचानक जल उठी। एक और परछाई दिखाई दी। वह गुप्ता जी थे। फोन मत कर, तेरी जान इतनी कीमती नहीं है कि हंगामा किया जाए। रोहन पीछे हट गया। वह दो आदमियों के बीच खड़ा था। एक पूर्व गोदाम कर्मचारी जो गैंगस्टर बन गया था, और दूसरा जो कभी गवाह था, जिसने कहा था मुझे याद नहीं है, अब अपराधी के साथ खड़ा था। आपने मेरे पिता को धोखा दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुझे क्या लगता है, अगर मैं सच बोलता तो वे मुझे जिंदा छोड़ते? मेरा परिवार, मेरा बेटा, और तू, तेरे पास खोने के लिए क्या है? रोहन ने जवाब नहीं दिया। एक पल के लिए उसे अपना दिल खाली महसूस हुआ। गुस्सा नहीं, बस गहरी निराशा। तो फिर मुझे बोलने दीजिए, सिर्फ एक बार। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आज मैं, पूर्व गोदाम अधिकारी राजेश कुमार सिंह का बेटा, पुष्टि करता हूं कि मैं भिवंडी के पुराने गोदाम में दो व्यक्तियों, श्री गुप्ता और गोलू भाई के साथ मौजूद हूं। यह सबूत है कि मैंने उन्हें अपराध स्थल पर फिर से प्रवेश करते और मेरे पिता के मामले से संबंधित दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश करते हुए देखा है। गोलू भाई फोन छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गेट के बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंज उठा। कार की हेडलाइट्स घास भरे रास्ते पर चमक उठीं। दरवाजा खुला। आनंद जी दो सादे कपड़ों वाले पुलिसकर्मियों के साथ अंदर आए। अपना चेहरा दिखाने के लिए धन्यवाद, गोलू और गुप्ता जी। आपको घर पर ही रहना चाहिए था। रोहन ने राहत की सांस ली। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल अब हल्का था। मैं बस सच्चाई जानना चाहता था, चाहे वह कितनी भी गंदी क्यों न हो। गोलू भाई को हथकड़ी लगा दी गई। जब उसे बाहर धकेला जा रहा था, तब भी उसने मुड़कर रोहन को देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न नफरत, बस एक ऐसी नजर थी जैसे वह जानता हो कि अंत ऐसा ही होगा। तू अपने बाप से ज्यादा उसकी तरह है, जितना मैंने सोचा था। जब वे चले गए तो रोहन ने अंदर देखा। गोदाम अभी भी अंधेरे से भरा था, लेकिन लॉकर नंबर 6 का दरवाजा अभी भी खुला था। अंदर कुछ भी नहीं था। कोई ताला नहीं, कोई सबूत नहीं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह गोदाम से बाहर निकला। बारिश शुरू हो गई थी। रोहन ने गोदाम में गोलू भाई और गुप्ता जी का सामना किया। दोनों बेनकाब हो गए थे, लेकिन गोलू भाई के हाथ में मौजूद दस्तावेज गायब हो चुके थे। नए सबूत सामने आने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बार फिर खाली हाथ रह गई। क्या गवाही और ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी होगी? सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे किसी के नियंत्रण में लग रही थी। उस सुबह मुंबई पुलिस के जांच कक्ष में शीशे की खिड़की से फीकी धूप आ रही थी। माहौल इतना शांत था कि छत पर लगे पंखे की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रोहन मेज के किनारे बैठा था। रात भर जागने के कारण उसकी आंखें लाल थीं। उसके सामने एक टाइप किया हुआ बयान रखा था। कमरे के कोने में आनंद जी दीवार से टिके खड़े थे। पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं कहा, बस उस रिकॉर्डर को देख रहा था जो अभी भी चल रहा था। गोलू भाई और गुप्ता जी को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों चुप थे। कोई कबूलनामा नहीं, कोई बयान नहीं। वे दोनों पत्थर की मूरत बन गए थे। बिना बयान के कोई अपराध नहीं, इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो। लेकिन रोहन इस चुप्पी को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, और अगर यह भी किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं था, तो न्याय का क्या मतलब था? रोहन द्वारा दी गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को कॉपी कर लिया गया था, लेकिन स्पष्ट तस्वीर के बिना इसे सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिपिन जी से मिला वीडियो भी ट्रक के नंबर प्लेट पर ही रुक गया था, और आंतरिक फुटेज वाली हार्ड ड्राइव शहर ले जाते समय गलती से गिरकर टूट गई थी। एक बहुत ही उत्तम संयोग। रोहन चुप बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि वह एक ऐसी भूल भुलैया में खो गया है जहां हर मोड़ एक पहले से बनी दीवार की ओर ले जाता है। दोपहर में उसके पिता के मामले की दोबारा सुनवाई उम्मीद से पहले हो गई। कोर्टरूम में बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन सभी जरूरी लोग मौजूद थे। परिवार का वकील, अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधि, नया जांच अधिकारी और रोहन की मां। वह चुपचाप आखिरी पंक्ति में बैठी थीं, अपने पति की वर्दी वाली पुरानी तस्वीर को कसकर पकड़े हुए। सबसे खास व्यक्ति प्रिया थीं, गर्भवती पुलिस अधिकारी। आज वह दूसरी पंक्ति में बैठी थीं। उनका चेहरा पीला था, हाथ पेट पर था,
वह अभी भी वहां थीं। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद जज ने कार्यवाही शुरू की। अभियोजन पक्ष ने अतिरिक्त जांच के निष्कर्षों की घोषणा की। यह स्थापित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि श्री राजेश इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। यह साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि श्री गुप्ता ने सहायता की। किसी और पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। किसी ने बहस नहीं की, कोई चिल्लाया नहीं। बस एक घुटन भरी खामोशी थी। रोहन ने अपनी मां की ओर देखा। उन्होंने अपना चेहरा एक पुरानी डायरी के पीछे छिपा लिया था। प्रिया ने धीरे से अपने पेट को सहलाया, आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहने लगे। जज ने हथौड़ा बजाया। अदालत की कार्यवाही समाप्त होती है। एक निरर्थक फैसला, एक भारी मखमली पर्दे की तरह, जो एक ऐसे नाटक के मंच पर गिरा दिया गया था जिसे कोई दोबारा नहीं देखना चाहता था। जब सब लोग कमरे से जाने लगे तो रोहन नहीं उठा। वह वहीं बैठा रहा, अपने पिता की टूटी हुई घड़ी को कसकर पकड़े हुए। और फिर किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना उसने एक पुराना लिफाफा निकाला और उसे अदालत की मेज के नीचे खिसका दिया। अंदर गोलू भाई के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी, गोदाम में गुप्ता जी की तस्वीर का एक प्रिंट और एक पंक्ति लिखी थी। सारी खामोशी सहमति नहीं होती। कुछ लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरती। जब वह बाहर निकला तो बारिश हो रही थी। प्रिया सीढ़ियों पर उसका इंतजार कर रही थी, एक छाता लिए हुए। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसके होंठ कसकर भिंचे हुए थे। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसे एक कागज का पैकेट थमा दिया। तुम्हारे लिए, मेरी मां ने बनाया है। रोहन ने उसे ले लिया, सिर हिलाया, और कई दिनों में पहली बार वह धीरे से मुस्कुराया। तुम दुखी हो? उसने पूछा। जब सब कुछ यहां आकर खत्म हो गया? हां, लेकिन मैं यह भी समझ गया हूं कि हर अदालत शब्दों से फैसला नहीं सुनाती। उसने सिर हिलाया। फिर अचानक उसने अपनी जेब से एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव निकाली और उसे लड़के के हाथ में थमा दिया। बिपिन जी ने भेजी है, असली कॉपी। रोहन स्तब्ध रह गया। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना जानता था कि इस दुनिया में जहां इतने सारे पर्दे गिरा दिए गए हैं, अभी भी कुछ छोटी छोटी दरारें हैं जहां से रोशनी आ सकती है। जब वह घर पहुंचा तो उसने यूएसबी को कंप्यूटर में लगाया। स्क्रीन पर 3 फाइलें दिखाई दीं, लेकिन एक फाइल का नाम सबसे अजीब था। बीच में खड़ा आदमी। यह उसके पिता की गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की रिकॉर्डिंग थी। वर्दी पहने लोगों की भीड़ के बीच एक आदमी सादे कपड़ों में चुपचाप खड़ा था। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी की नजरें उस पर थीं। वह कोई और नहीं, एसीपी राठौर थे। अदालत ने निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन किसी पर मुकदमा नहीं चलाया गया। रोहन को एक पुरानी वीडियो वाली यूएसबी मिली, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर थी जो बाहर का लगता था, एसीपी राठौर, जो एक बैठक के बीच चुपचाप खड़े थे, इस संभावना को उजागर करते हुए कि वह ही पूरे खेल के पीछे का मास्टरमाइंड था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर सुबह की धुंध के बीच ट्रेन का हॉर्न बजा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। हर डिब्बा चरमरा रहा था, जैसे वह भी लंबी यात्राओं से थक गया हो। डिब्बे नंबर 4 में रोहन खिड़की के पास बैठा था, एक पुराना बैग कसकर पकड़े हुए। बैग में ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ कपड़े, एक नोटबुक, उसके पिता की टूटी हुई घड़ी और आखिरी वीडियो वाली यूएसबी। उसे विदा करने कोई नहीं आया था। मां को पता नहीं था, प्रिया भी नहीं आ सकती थी। वह 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती थी, लेकिन वह समझ गया था कि यह काम उसे अकेले ही करना है। यूएसबी में वीडियो पहले वाले से कहीं ज्यादा साफ था। मुख्यालय के मीटिंग रूम में एसीपी राठौर असाइनमेंट बोर्ड के पास खड़े थे। उन्होंने लाल पेन से एक नाम काट दिया, गोलू भाई, सहयोग समाप्त। फिर उन्होंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, चुप रहना जान बचाना है। जो भी मुंह खोलेगा उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आस पास बैठे लोग, जिनमें गुप्ता जी और एक अन्य जिला स्तर का अधिकारी शामिल था, सभी ने सिर झुकाकर हस्ताक्षर कर दिए। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस राठौर का एक हल्का सा सिर हिलाना, और वहीं से पर्दा गिरना शुरू हो गया था। रोहन जानता था कि अगर उसने यह वीडियो स्थानीय पुलिस को दिया तो यह पिछले सभी सबूतों की तरह गायब हो जाएगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसके पास असली अधिकार हो, जो मामले की जांच नए सिरे से शुरू कर सके। एक ऐसी जगह जहां राठौर की पहुंच न हो, दिल्ली। प्रिया के एक परिचित के माध्यम से रोहन ने गृह मंत्रालय और सीबीआई को फिर से जांच के लिए एक याचिका भेजी थी, लेकिन यह साबित करने के लिए कि वह सिर्फ एक जिद्दी बच्चा नहीं है। उसे व्यक्तिगत रूप से वहां होना था, अपने हाथों से सबूत सौंपना था, अपनी आंखों से सच्चाई बतानी थी। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और बाहर के दृश्य पीछे छूट रहे थे। टूटी हुई घड़ी, जो इतने समय से उसकी जेब में चुपचाप पड़ी थी, आज अचानक कांपी जब रोहन ने उसे छुआ।
इसलिए नहीं कि वह फिर से चलने लगी थी, बल्कि रोहन की वजह से। इस यात्रा पर उसने उसमें एक नई बैटरी डाल दी थी। उसके पिता ने एक बार कहा था, कोई भी घड़ी खराब नहीं होती, बस लोग उसे चाबी देना भूल जाते हैं। अब उसे विश्वास था कि यह बात सिर्फ घड़ी पर ही नहीं, बल्कि न्याय पर भी लागू होती है। दोपहर में रोहन दिल्ली पहुंचा। मौसम ठंडा था। उसने स्टेशन से सीबीआई मुख्यालय के लिए बस पकड़ी। अंदर कुछ वृद्ध लोग इंतजार कर रहे थे, मोटी मोटी फाइलों के साथ। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह अंदर गया और यूएसबी और पूरी फाइल अधिकारी के सामने रख दी। अधिकारी ने चुपचाप वीडियो देखा। लगभग 10 मिनट बाद उसने सिर उठाया। तुम अकेले आए हो? जी। तुम्हारे पिता अभी भी जेल में हैं। अधिकारी ने कुछ टाइप किया, फिर एक कागज पर कुछ लिखा। यह तुम्हारी रसीद है, बाकी हम जांच करेंगे। परिणाम कब तक आएगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर जो तुम लाए हो वह सच है तो कोई जवाब देगा। जब वह उठने वाला था तो अधिकारी ने अचानक पूछा, इतना सब होने के बाद भी तुमने हार क्यों नहीं मानी? लड़के ने एक पल के लिए चुप रहकर जवाब दिया, क्योंकि मैं बड़ा होकर यह नहीं देखना चाहता कि लोग मेरे पिता की तस्वीर पर थूकें। उस शाम रोहन बस स्टेशन पर था जब एक अनजान नंबर से एक संदेश आया। मैं उस बैठक में चौथा व्यक्ति था। शाम 7 बजे इंडिया गेट पर मिलो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। चौथा व्यक्ति, जिसका चेहरा वीडियो में साफ नहीं था, या तो आखिरी टुकड़ा हो सकता था या एक और जाल। शाम 7 बजे रोहन इंडिया गेट के नीचे खड़ा था। एक वृद्ध व्यक्ति ऊनी टोपी और कोट पहने हुए पास आया। तुम राजेश के बेटे हो? जी। वह लड़का जो अदालत के बीच में खड़ा हो गया था, टूटी हुई घड़ी पकड़े हुए, और कहा था, मेरे पिता चोर नहीं हैं, मैं उस समय वहां था, लेकिन मैं खड़ा नहीं हुआ। यह लो, बैठक की पूरी अनएडिटेड ऑडियो रिकॉर्डिंग। अगर तुम्हें अभी भी सिस्टम पर विश्वास है तो इसे सही जगह पर भेज देना। उसने लड़के के हाथ में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड थमाया और मुड़कर चला गया। रोहन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। दिल्ली की हवा सर्द थी, लेकिन कई महीनों में पहली बार उसे अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। टूटी हुई घड़ी फिर से चलने लगी थी, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे चाबी दी थी, बल्कि इसलिए कि एक बच्चा उन चीजों के बीच बड़ा हुआ था जो मरी हुई लगती थीं, लेकिन फिर भी विश्वास करता था कि न्याय एक नाम नहीं, बल्कि एक कर्म है। न्याय की तलाश की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ पर समाप्त हुई, एक विजयी अदालती फैसले से नहीं, बल्कि एक निरंतर कार्रवाई से। रोहन ने सबूत सही व्यक्ति को सौंप दिए थे। उसके पिता द्वारा छोड़ी गई घड़ी न केवल फिर से चलने लगी, बल्कि उसने पीढ़ीगत जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ाया, न्याय को उसके सही अर्थ में वापस लाते हुए। न तो सोया हुआ, न ही खामोश। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि हर सोच में फिर से जीने के लिए होती हैं। रोहन की कहानी एक ऐसे लड़के की जो एक जर्जर चौल में पला बढ़ा, अपने पिता पर लगे झूठे आरोपों का बोझ ढोता रहा। न्याय के उन अंधेरे कोनों को भी हिला देती है जो बंद समझे जाते थे। एक ऐसी दुनिया में जहां सच्चाई को आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। रोहन ने चुप रहना नहीं चुना। वह खड़ा हुआ, इसलिए नहीं कि उसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बल्कि एक साधारण सी बात के लिए। वह चाहता था कि सच्चाई को उसके सही नाम से पुकारा जाए। रोहन के पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई समर्थन नहीं था, सिवाय एक गर्भवती पुलिस अधिकारी की भरोसेमंद आंखों के, जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और एक पिता की टूटी हुई घड़ी के। लेकिन इस लाचारी में उसने अंत तक जाने का फैसला किया। वह एक गरीब बस्ती के गीले चौराहे से लेकर एक खामोश अदालत तक, एक अंधेरे गोदाम से लेकर दिल्ली की ट्रेन तक गया, ताकि उन पर्दों को एक एक करके हटा सके जिन्हें बड़ों ने छिपा रखा था। सबसे बड़ा सबक जो रोहन छोड़ गया है वह यह नहीं है कि कौन पकड़ा गया या कौन बच गया, बल्कि यह है कि जब सब सिर झुकाए हुए थे तो सबसे पहले आवाज उठाने की हिम्मत करना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय बदला नहीं है, उसे शोर की जरूरत नहीं है, उसे धैर्य और खामोशी की जरूरत है, जैसे पुराने गियर जो चलते रहते हैं, भले ही कोई सोचे कि वे टूट गए हैं। रोहन हीरो नहीं बना। वह सिर्फ एक बच्चा था जो अपने पिता के बारे में सच्चाई की तलाश में था। लेकिन उस अकेली यात्रा में उसने साबित कर दिया कि सच्चाई को दफनाया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता। वफादारी का मतलब अंधभक्ति नहीं है, और साहस का मतलब डरना नहीं है, बल्कि डरने के बावजूद आगे बढ़ना है। वह बच्चा जो कभी अदालत के गलियारे में रोता हुआ बैठा था, आज एक छोटी सी यूएसबी हाथ में लिए सीबीआई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और हम जो इस कहानी को सुन रहे हैं, क्या हम उन चीजों का सामना करने की हिम्मत करेंगे जिन्हें हमने कभी नजरअंदाज कर दिया था? क्योंकि जैसा कि अंत में कहा गया, न्याय अपने आप नहीं आता, किसी को उसका दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और कभी कभी
दरवाज़ा खटखटाने वाला वही बच्चा होता है जिसे पूरी दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया था।